अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने हेपेटाइटिस जो हिपैटिक वायरल इन्फेक्शंस होती हैं ना उनके ट्रीटमेंट्स पढ़ने हैं और हमने सब क्लासेस पढ़नी है कि हेपेटाइटिस में बेसिकली किस तरह की सब क्लासेस हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये बेसिकली किस तरह के होते हैं, ये इन्फेक्शंस किस तरह काज होती हैं और ये सब टाइप्स कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें कि हेपेटाइटिस बेसिकली, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लूं। ओके, सबसे पहले कि हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, वो वायरसेस जो होते हैं वो करंटली जो है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई में जो है वो सब क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए जो हेपेटाइटिस ए है वो डिफरेंट इंडिकेशंस है उसके लिए और वो डिफरेंट तरह से सिम्टम का करता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की बात करें, सी की बात करें, डी और ई, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हेपेटाइटिस ए है वो इतना ज़्यादा क्रोनिक नहीं होता। ठीक है, वो ट्रीटमेंट करने से ना ठीक हो जाता है, और ये ज़्यादातर वाटर और फूड की इंजेक्शन, मतलब ओरली हम जब कोई चीज़ लेते हैं या फिर किसी कांटेक्ट की वजह से, ये जो है ना कंटामिनेटेड कांटेक्ट की वजह से जो है ना ये वायरस फैलता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, और ये इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होता है, इसको इसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो हेपेटाइटिस बी है ये बेसिकली एक एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये जो इन्फेक्शन होती है ये बेसिकली डीएनए वायरस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड्स होते हैं ना, जैसे ब्लड हो गया या वजाइनल सिक्रीशंस हो गई, उसकी वजह से ये जो वायरस है ये ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये भी डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स की कांटेक्ट की वजह से, कांटेक्ट में आके ये वायरस जो है वो एंटर होता है। इसी तरह स्लाइवा और वही सिक्रीशंस, डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस के थ्रू, और इसमें जो है वो हमारे पास जो वायरस होता है वो आरएनए की के थ्रू जो है वो रेप्लिकेट होता है। ठीक हो गया, और ये बहुत क्रोनिक होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो ये दोनों वायरसेस हैं ये बहुत क्रोनिक होते हैं, ये मतलब ये इन्फेक्शन बहुत क्रोनिक होती है, और इसको जो हम इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं, प्री और पोस्ट वैक्सीन्स जो होती है ना वो लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ना, इसके इसके बाद ये बेसिकली ये जितने भी हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं ये पैथोजेनेसिस होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन काज करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बॉडी में जाके तो बड़ा ही कोई बेनिफिशियल इफेक्ट देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं, इनको ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर होता है जहाँ पे जाके ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एंटर होके कोई सेल इनको चाहिए होता है। ठीक है, और वहां पे जाके ये फिर बेसिकली हेपेटाइटिस से ही हमें पता चल रहा है कि ये लीवर को जाके ज्यादा डैमेज करता है, हिपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उनकी जो रेप्लिकेशन होती है वायरस की, फिर रेप्लिकेशन को ज्यादा कर देता है वहां पे। ठीक हो गया, इसमें अगर हेपेटाइटिस डी की बात की जाए ना तो मैंने आपको ए बी सी के बारे में तो थोड़ा बता दिया है। हेपेटाइटिस डी भी जो है ना ये भी ज्यादातर जो फ्लूइड्स होते हैं ना, ये स्लाइवरी फ्लूइड्स और डिफरेंट तरह के और सिक्रीशंस, उन्हीं की वजह से फैलता है। बट ये जो है इसको भी ट्रीट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन ही करवाते हैं। जबकि जो हेपेटाइटिस ई है ये इतना ज्यादा स्वेयर नहीं होता, और ये ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से भी आपका ट्रीट हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर कोई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी ज्यादा ओरल जो है या फीसिस के थ्रू ये वाला वायरस फैलता है ह्यूमंस के अंदर, और इसको ट्रीट करने के लिए ज्यादा ये कहा जाता है कि ये वैसे इतना कॉमन भी नहीं है, ये रेयर ही है, और अगर ये हो भी जाए तो प्लेंटी ऑफ वाटर पीने का कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरली हमने हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई को थोड़ा सा देख लिया कि ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे देखें कि कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये जनरली डीएनए वायरस होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो जनरली आरएनए वायरस होता है। बच्चे ये मैं आपसे पूछूंगी, ये वाइवा में भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में ना भी पूछे तो आपको जनरली वैसे पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी में डीएनए वायरस इन्वॉल्व होता है और हेपेटाइटिस सी में आरएनए वायरस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करवा देते हैं। ठीक है, सिरोसिस काज करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ज्यादा ये जो है ना हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी काज करवा देते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा मतलब देखो बच्चों, हेपेटाइटिस जिन बंदों को होता है ना
उनको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनको लिवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दूं कि मेरी मदर को जब हेपेटाइटिस सी हुआ था, तो उनको मैं थोड़ी सी तब छोटी थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उनके बहुत ये हेपेटाइटिस सी बहुत सीवियर होता है। उनको भी यही था कि कोई इन्फेक्टेड जो है वो इंजेक्शन किसी का जो है ना वो कंटेमिनेटेड इंजेक्शन गलती से लग गया था नर्स से, तो उनको हेपेटाइटिस सी हुआ था। और उसमें प्रॉपर जैसे कैंसर की सिम्टम्स नहीं होते, जैसे एलोपेशिया हो जाता है, बाल जो है वो झड़ जाते हैं आईब्रोज के, इसके बाद जो है वो सर के, और फेंटिंग, और बहुत ज्यादा बंदा कमजोर हो जाता है। इसमें हेपेटाइटिस सी बहुत सीवियर है, ठीक है। और इसमें लिवर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर ये प्रॉपरली एट द टाइम जो है इसको डायग्नोज ना किया जाए और इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो ये है कि इसमें फिर हम साथ साथ ही हर साल फिर जो है टेस्ट करवाना होता है जिनको हेपेटाइटिस सी या बी होता है। बी फिर भी इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, बट हेपेटाइटिस सी इज वेरी डेंजरस इन दिस सेंस के उसमें फिर ये होता है कि अगर ये प्रॉपर ट्रीट नहीं होगा तो फिर वो कैंसर की तरफ, ठीक है, लिवर कैंसर हो सकता है उससे और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे ये देखें कि जो हमारे पास इसमें जो अवेलेबल थेरेपीज हैं, अगर हम बात करें उनकी, तो डिफरेंट तरह की थेरेपीज हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरफेरोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो कहते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के को ट्रीट करने के लिए ना हम लोग पेग इंटरफेरोन अल्फा 2 जो होता है ना, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम जब हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम इंटरफेरोन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कि जो पेग इंटरफेरोन अल्फा 2 होता है ना, इसको हम इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली वीक में एक दफा। ये जितनी भी वैक्सीनेशंस करवाई जाती हैं या जो मेडिसिन दी जाती है ना, वैक्सीनेशन बेसिकली इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है ना, तो इम्यूनाइजेशन करने के लिए कह रहे हैं कि पेगाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2 फॉर्म में जो है ना, ये 2 अल्फा फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं उस पेशेंट को सबक्यूटेनियसली, हम इंजेक्शन लगवाते हैं एक वीक के लिए। उस पेशेंट को एक वीक में एक दफा इंजेक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ओरल थेरेपी की बात करें तो ओरल थेरेपी जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की है उसमें लेमिवोडिन आ जाता है। बच्चे यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ कि देखो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में ये साइड पे देखो, पेग इंटरफेरोन अल्फा 2 जो है ये वंस डेली दी जाती है, वंस वीकली सॉरी वीक में एक दफा दी जाती है। उसके बाद ओरल थेरेपी की बात करें तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में ये 4 तरह की ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें लेमिवोडिन, एडिफोविर, एंटेकाविर और उसके बाद टेनिफोविर, ये 4 ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसमें ये तो हमने हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा जनरल पढ़ लिया ना। अब अगर बात की जाए हेपेटाइटिस सी की, तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी में भी जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है ना, हेपेटाइटिस सी चूंकि ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स वायरस होते हैं और ये सीवियर इन्फेक्शन होती है, तो इसमें मैंने इसीलिए आपको बोला ना कि इसका जरा जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वो भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें डायरेक्ट एक्टिंग जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और ये जो है इसमें ज्यादातर जो है वो रिबावायरिन हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। अब जो रिबावायरिन है ये वैसे तो हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ड्रग दी जाती है, बट रिबावायरिन को भी डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स के साथ जो है वो कंबाइन करके तो हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करवाया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो पिगाइलेटेड इंटरफेरोन्स हैं वो अब कॉमनली हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते, क्योंकि करंटली जो है ना इनकी पुअर टॉलरेबिलिटी होती है और इंफीरियर एफिकेसी होती है, इस वजह से कि ये टॉलरेट नहीं हो सकते, पेशेंट में एडीआर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनकी एफिकेसी भी जो है वो बहुत कम होती है। इस वजह से ये अब हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेगाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा हम लोग नहीं देते। तो बच्चों अब आप लोगों को मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ मुश्किल नहीं लग रहा होगा, मैं दोबारा इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन जो होती है वो करंटली जो है वो डिफरेंट तरह के सब टाइप्स में डिवाइड होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये सारे ही पैथोजेनेसिस होते हैं और ये बेसिकली वायरस को रेप्लिकेट करवाते हैं और हिपेटोसाइट जो लिवर होता है, लिवर के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने फिर पढ़ा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस से रेप्लिकेट होता है और हेपेटाइटिस सी जो है वो आरएनए वायरस से रेप्लिकेट होता है, ठीक है। और ये क्रोनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस और उसके बाद हिपेटोसाइटिक
सेलुलर कार्सिनोमा वगैरह काज करवाता है, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हेपेटाइटिस ए, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के बारे में भी ये एक कॉलम में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए जो है वो कॉमनली ज्यादा से ओरल इंजेक्शन की वजह से होता है, इस इंजेक्शन की वजह से होता है, मतलब कोई ओरली आप फूड ऐसा ले लेते हैं जो कंटामिनेटेड है, या फीसिस के थ्रू ये जो है ना ज्यादा से ज्यादा ये इन्फेक्शन काज होती है, और ये इतनी क्रोनिक नहीं होती है, मैंने आपको जनरली बता दिया था, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी में हमने पढ़ा कि पेग इंटरफेरोन अल्फा 2 ये जो है ये हमारे पास इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली वीक में एक दफा, और ओरल फॉर्म में जो है वो लामिवोडिन, एडिफोविर, टेन्योफोविर और एंटिकाविर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है उसमें डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वो ज्यादातर किस बेस पे सिलेक्शन होती है उनकी, जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं उनकी हेपेटाइटिस सी जो जीनोटाइप्स होती है ना उस बेस पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। के आगे नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हेपेटाइटिस सी वायरस में ना डिफरेंट तरह की पोलीप्रोटीन्स होती हैं। वो जो पोलीप्रोटीन्स होती है ना वो डिफरेंट तरह की होती हैं, और वो फिर अपना डिफरेंट तरह से कुछ रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ असेंबली को ज्यादा कर रही होती हैं, और कुछ जो है वो बेसिकली आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बना रही होती हैं, और कुछ जनरली जो है वो रेप्लिकेशन कर रही होती हैं। तो ये डिफरेंट तरह से फिर जीनोटाइप पे हम देखते हैं पैटर्न्स को, और हम फिर डायरेक्ट एक्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें फिर इन्होंने बोला कि राइबाविरिन भी यूज की जाती है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के साथ, इसको ऐड किया जाता है। और कैपेगलेटेड इंटरफेरोन की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा हेपेटाइटिस सी वायरस इंफेक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता, क्योंकि इसकी एफिकेसी भी इंफीरियर है और पुअर टॉलरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जनरल आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया हेपेटाइटिस हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की, ठीक है। बच्चे अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हुआ ना वो आप लोगों ने यहाँ पे, मैं रिकॉर्डिंग साथ कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने पूछ लेना है साथ साथ। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ तो अगर आप लोगों को कोई भी मसला होता है तो आप लोग बीच में माइक भी अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरली तो ऐसे नहीं आता पेपर में कि आप बता दें कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है, ठीक है, या नोट ऐसे नहीं आता, राइट अ नोट ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। ये इस तरह आता है कि वो कहते हैं कि इंटरफेरोन पे बताएं, नोट बताएं, या फिर आगे जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे उस पे कहते हैं, ठीक है, और वो 5 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, हमने जनरली हेपेटाइटिस बी वायरस को पढ़ लिया कि इसमें डीएनए वायरस इन्वॉल्व होता है, और इसमें डिफरेंट तरह की ड्रग्स होती हैं, कुछ सबक्यूटेनियसली देते हैं और कुछ जो है वो हम लोग ओरली देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरफेरोन। बच्चे इंटरफेरोन जो है वो हमारे पास एक जो है वो नेचुरली अकरिंग जो फैमिली है, ये बेसिकली ये नेचर से obtain होती है, ये सिंथेटिक नहीं होती है, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग फैमिली है, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये इंड्यूसिबल ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि वायरसेस जो बेसिकली सेल को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं उसको उसके साथ इंटरफेरेंसेस की होती है। मतलब ये एक इंड्यूसिबल ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली एक ग्लाइको इंटरफेरोन ना एक ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे वायरस की डिफरेंट तरह से पोलीप्रोटीन्स होती है ना, इसी तरह ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये प्रोटीन आपको एक चीज का तो पता होगा कि जब भी रेप्लिकेशन होती है तो उसमें ट्रांसलेशन के लिए जो मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए बनता है उसमें जो है हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसलेशन तो बेसिकली राइबोसोम करवा रहा होता है, बट इस ट्रांसलेशन को हमने इनहिबिट करना होता है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरफेरोन है ये नेचुरली अकरिंग फैमिली से ही इन्वॉल्व ये पाए जाते हैं, लिए जाते हैं। बट ये बेसिकली इंड्यूसिबल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि जो इन्फेक्टेड सेल होता है, जो बेसिकली वायरस वो जो सेल को इन्फेक्ट कर सकता है उसको उसके साथ इंटरफेयर ये करती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो इंटरफेरोन्स होती हैं ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी इनको सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि एटलीस्ट 3 तरह के इंटरफेरोन पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा इंटरफेरोन्स आते हैं। अल्फा इंटरफेरोन, इसमें आप अब देखो, जब आप ये पॉइंट लिखोगे हेडिंग बना के, प्रॉपर पॉइंट्स बना के, तो आप फिर इसको सब हेडिंग बनाना कि देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ इंटरफेरोन, जिसमें आप लिख देना कि इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा एंड इंटरफेरोन गामा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो पिगाइलेटेड फार्मूलेशंस होती है ना, इसकी पिगाइलेटेड फार्मूलेशन बेसिकली वो फार्मूलेशंस होती हैं जिसके अंदर जो बेसिकली इसका जो कह लें कि एक होता है एपीआई और एक होता है एक्सिपिएंट। जो एक्सिपिएंट जिसमें इस्तेमाल होते हैं वो बिस मोनोमिथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है, जो कि कोवेलेंटली अटैच होता है इंटरफेरोन ए के अल्फा के साथ, ताकि जो मॉलिक्यूल है उसका साइज इंक्रीज किया जाए। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो तो आपको समझ आ जाएगी। कह रहे हैं कि पिगालेटेड फार्मूलेशंस बेसिकली इंटरफेरोन अल्फा के लिए दी जाती हैं,
चूंकि जो हमारे पास ये जो पिगालेटेड फार्मूलेशंस होती है ना, ये साइज को इंक्रीज करवा देती हैं। जो ड्रग मॉलिक्यूल का साइज होता है ना, उसको इंक्रीज करवा देती हैं। जब वो साइज इंक्रीज होगा ना, तो जब उसको हम देंगे तो क्या होगा कि वो डिले कर देगी अब्जॉर्प्शन एट द साइट जहाँ पे हमने वो ड्रग दी, और फिर जो है उसकी क्लियरेंस कम होगी, तो वो ज्यादा देर के लिए वो इफेक्टिव रहेगी। जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो 1 साल का टेन्योर होता है उनका, कि वो ट्रीट करती हैं, ठीक है। कुछ वैक्सीन होती हैं जो 7-8 साल के लिए होती है, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी के लिए चलती रहती हैं, ठीक है। वो पेशेंट को जो है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर देती हैं, और वो पेशेंट को बचा लेती हैं। बट यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो इंटरफेरोन्स हैं, इसमें वो पिगलेटेड फार्मुलेशन होती हैं, वो कोवेलेंटली अटैच हो जाती हैं इंटरफेरोन अल्फा के साथ, जिससे साइज मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो जाता है। जो लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होता है वो अब्जॉर्प्शन को डिले करवा देते हैं इंजेक्शन साइड से, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का होता है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा देर के लिए जो ड्रग है वो रहती है बॉडी के अंदर, और डिक्रीज करवा देती है क्लियरेंस को, ठीक है। यहाँ पे ये हमने इंटरफेरोन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो बेसिकली ये जो हमारे पास इंटरफेरोन्स होते हैं ना, ये इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल का मतलब ही ये है कि इंटरफेरोन जो है वो होस्ट जो सेल होता है जहाँ पे जो वायरस है, ये बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये देखो, ये एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक होस्ट सेल है, ठीक है। इस होस्ट सेल के अंदर ये बेसिकली वायरस है, ठीक है। वायरस चला गया, अब हमने क्या करना है कि जो इंटरफेरोन्स देंगे, ये जो इंटरफेरोन्स होंगे ये जब होस्ट सेल में जाएंगे तो होस्ट सेल के कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इंड्यूसिबल होंगे तो ये इंड्यूस करेंगे और इंडक्शन करवा देंगे होस्ट सेल एंजाइम की। वो जो एंजाइम्स होंगे वो इनहिबिट कर देंगे आरएनए ट्रांसलेशन को। जब वो आरएनए ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे तो जो वायरस रेप्लिकेट हो रहा है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि द एंटीवायरल मैकेनिज्म जो है, वैसे तो इसका कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इंडक्शन होती है होस्ट सेल एंजाइम की। ये ड्रग क्या करवाती है, होस्ट सेल एंजाइम को इंड्यूस करवाती है और वायरल आरएनए ट्रांसलेशन को क्या करवा देती है, इनहिबिट करवा देती है, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। जब मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ही डिग्रेड हो जाएंगे तो क्या होगा कि आगे जो डीएनए बन रहा है या आगे जो रेप्लिकेशन हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो कहते हैं कि पेग इंटरफेरोन अल्फा 2 ये जो है, ये ट्रीटमेंट जो है ज्यादातर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ज्यादातर जो है वो कम्बिनेशन में दिया जाता है, जो है वो ट्रीट करने के लिए हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इसको अभी इतना यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं, तो ये अनकॉमन है। इसको इसको हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए यूज नहीं किया जाता। ये ज्यादातर कॉमनली हेपेटाइटिस बी वायरस को ही ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, एडीआरस के बारे में। तो एडीआरस को भी मैंने यहाँ पे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दिया है, ये इस साइड पे लिख के, कि सबसे पहले कहते हैं कि जो इंटरफेरोन की एडीआरस है ना, कुछ डोज लिमिटेड टॉक्सिसिटीज होती हैं कि जितनी आप डोज दोगे उस लिहाज से टॉक्सिसिटीज आएंगी। जैसे अगर कम डोज दोगे तो कम टॉक्सिसिटीज आएंगी, और अगर ज्यादा डोज दोगे तो ज्यादा टॉक्सिसिटीज आएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो कि डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटीज में बोन मैरो सप्रेशन आ जाती है, ठीक है, सीवियर फैटीग आ जाती है, वेट लॉस आ जाता है, और न्यूरोटॉक्सिसिटीज वगैरह आ जाती है, ठीक है। और फैटीग और मेंटल डिप्रेशन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। जबकि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो फ्लू लाइक सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, माइलीजिया, ठीक है, मसल पेन आ जाती है, आर्थ्रालजिया, ये जॉइंट पेन आ जाती है, और जीआईटी डिस्टर्बेंस वगैरह आ जाती है फ्लू लाइक सिम्टम्स में, ठीक है। जबकि जो हमारे पास डोज और जो इसके एडीआरस हैं उसमें ये सोमनोलेंस बेसिकली कहते हैं कि नींद ज्यादा आती है, ठीक है, गनूदगी तारी हो जाना, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस आ जाती है कि बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं इस इनको लेने से। ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि थायराइड और रियरली कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं, बट दीज आर रियर एडीआरस, ठीक है। तो जनरली हमने अभी इंटरफेरोन को पढ़ लिया है। इंटरफेरोन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन किया, थेराप्यूटिक यूजेस और एडीआरस को पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे लेमिवोडिन को पढ़ते हैं। लेमिवोडिन क्या होती है, ठीक है। बच्चे लेमिवोडिन जो ड्रग है, अगर हम इसकी बात करें तो लेमिवोडिन आपने ना जनरली ये 5 नंबर के लिए आता है ना, तो 5 नंबर के लिए हमने इतना ही पैराग्राफ लिखना होता है, कोई लंबा नहीं लिखना होता। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह समझा दूं कि आप ऐसे करो कि साथ ही आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लो और ये अभी जो बोलूंगी वही लिखते जाओ, ठीक है, ताकि बुक से जब आप पढ़ो तो आपको वर्डिंग मुश्किल ना लगे, या जो पॉइंट्स में भी मैं ऐसे बोल दूं जो इधर ना लिखे हों, तो आप लोग कोशिश करो कि साथ साथ ही लिखो।
तो लेमिवोडिन की बेसिकली बच्चे बात करें तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कि लेमिवोडिन जो है ये कौन सी ड्रग है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस की ड्रग है, ठीक है। फिर आपने बता देना है कि लेमिवोडिन जो है ये साइटोसिन एनालॉग्स हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो साइटोसिन एनालॉग बेसिकली वो होते हैं जैसे डीएनए के एनालॉग्स होते हैं ना, जो डीएनए के बेसिकली एनालॉग्स होते हैं साइटोसिन, गवानीन, उसके बाद एडिनिन वगैरह। तो ये बेसिकली साइटोसिन एनालॉग्स होते हैं, मतलब ये मिमिक कर देते हैं जो डीएनए वायरस का डीएनए होता है ना, उसके जो साइटोसिन होते हैं उसको मिमिक कर देते हैं, सेम उसकी तरह की एक्टिविटी रखते हैं। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके साइटोसिन एनालॉग क्या करते हैं कि उस जो साइटोसिन बन रहा होता है नेचुरली, जो वायरस बना रहा होता है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कहते हैं कि ये जो साइटोसिन एनालॉग होते हैं ये इनहिबिट करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को। और उसके बाद ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह को भी ये क्या करवा देते हैं, ये इनहिबिटर्स होते हैं इनके, ठीक है। दो तरह की कैटेगरीज होती हैं इसमें, लेमिवोडिन जो होती है, हम आगे जब ये एचआईवी पढ़ेंगे ना तो एचआईवी में भी इस ड्रग का नाम आएगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेमिवोडिन जो है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करती है। और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिप्टेज से ही आपको पता चल रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कोई इंजाइम है। तो एचआईवी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली उस तरह भी ये काम करते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जो एचआईवी को ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो लेमिवोडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत आसान है। लेमिवोडिन बेसिकली क्या करती है, जितने भी वायरस है ना, वायरल इन्फेक्शन हैं, जो वायरल इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है ना, उसमें बेसिकली फास्फोराइलेशन ही आप लोग पढ़ोगे, एक लफ्ज बार बार रिपीट होगा, फास्फोराइलेशन। बेसिकली ये जो फास्फोराइलेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये लेमिवोडिन बॉडी के अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी कि जो होस्ट सेलुलर इंजाइम्स होते हैं, जैसे होस्ट वो जिसके अंदर जो जाके वायरस है वो रेप्लिकेट हो रहा है, तो वो सेलुलर इंजाइम को बेसिकली क्या करवा देंगी, ये एक्टिवेट करवा देंगी, उनको फास्फोराइलेट करवाएंगी ट्राईफॉस्फेट में। बच्चे तीन तरह की फार्म्स होती हैं, एक मोनोफॉस्फेट होती है, एक बाईफॉस्फेट फॉस्फेट फार्म होती है, और एक हमारे पास होती है ट्राईफॉस्फेट फार्म। ये जो ट्राईफॉस्फेट फार्म होती है ना, ये एक्टिव फार्म होती है ड्रग की। लेमिवोडिन बेसिकली जब ट्राईफॉस्फेट फार्म में कन्वर्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिव होगा तो ये जो नेचुरली फास्फोरिलेशन हो रही होगी ना, जैसे जो वायरस फास्फोरिलेशन कर रहा होगा उस वायरस की फास्फोरिलेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो ये आपने जनरली लिख देना है कि ये फास्फोरिलेट होता है वो सेलुलर एंजाइम की मदद से ट्राईफॉस्फेट में, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होता है ये कम्पिटिटिवली फिर किस चीज को इनहिबिट करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होती है ना, उसको बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है। और कम्पिटिटिवली मतलब कंपटीशन के साथ ये जाके बाइंड करता है, ये वायरस को बाइंड नहीं करने देता होस्ट सेल के साथ, और होस्ट सेल पे रेप्लिकेट नहीं करने देता, ये खुद जाके वहां पे बाइंड करता है और उस रेप्लिकेशन को स्टॉप करवा देता है। तो जनरली जो लेमिवोडिन में आपको जो एक लाइन याद करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद करने की जो जरूरत है वो यही है कि लेमिवोडिन कम्पिटेटिवली क्या करवा देते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को क्या करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे पास चूंकि डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होते हैं, तो इनकी जो इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ जो होती है वो हमारे पास ज्यादा लॉन्गर होती है जब ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ज्यादा हाफ लाइफ इनकी देखो बच्चों, एक होता है कि सिस्टेमिकली जब ड्रग ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है तो वो और तरह से अपना इफेक्ट देती है, या जब हम जो ओरली ड्रग दे रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेमिवोडिन है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है जब तक वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ब्लड स्ट्रीम में वो उसकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ कम होती है। जबकि इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है जब ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। हिपैटी इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि होस्ट सेल के अंदर जब ये ड्रग जाएगी तो होस्ट सेल के अंदर तो वायरस भी प्रेजेंट है, और ये ड्रग वहां पे जाके होस्ट सेल में क्या करवा देगी, वहां पे ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में आ गई है, ठीक है। तो इधर यही इस लाइन का मतलब यही है कि जो इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो रेट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस रेजिस्टेंस का वो हाई होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाए ना लेमिवोडिन की, तो लेमिवोडिन जो है वो रेजिस्टेंस काज करवा देती है। कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं और जो वायरस है वो रेप्लिकेट फिर होता रहता है। इस वजह से करंटली ये जो लेमिवोडिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। आपको समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एडिफोविर की बात करें, ठीक है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है।
बच्चे अब आप लोगों के लिए लेमिवोडिन बिल्कुल इजी होनी चाहिए। अगर 5 नंबर का ये आ जाता है, मैंने कल आप लोगों से ऐसे ही सुनना है, और ये मैंने टॉपिक लाजमी सुनना है, याद रखना। ये पॉइंट्स बेशक लिख लो, ये ऐसे ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं, और ये 4-5 पॉइंट आप लिख दो ना, वाइवा या फिर पेपर में आ जाए, तो इसकी इतनी लंबी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है कि इसके एडीआरस क्या हैं। क्योंकि बच्चों देखो वो कह ही ये रहे हैं कि लेमिवोडिन अब रिकमेंड ही नहीं की जाती, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन या गाइडलाइन में अब ये यूज ही नहीं की जाती, तो फिर हम इसके एडीआरस को क्यों याद करें, या हम जो जनरली हमारे पास जो सिंपल हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम वो बस बता दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, एडिफोवीर की बात करें बच्चे, ये पास पेपर 2024 में भी आई हुई है, मैंने इस इधर मेंशन किया हुआ है। एडिफोवीर की अगर बात करें तो जो एडिफोवीर है ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एनालॉग का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिविटी को मिमिक करते हैं। वहां पे जाके जब ये इंट्रासेलुलर जो सेल्स होते हैं जहाँ पे वायरस रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जब वहां पे जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये उसकी मिमिक करके एक्टिविटी को, वायरस को बेसिकली इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये देखो फास्फोराइलेट ही होते हैं, और ये सेलुलर काइनेज मैंने जैसे ऊपर बात की थी कि जो सेलुलर इंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली फास्फोराइलेशन करवाते हैं। इधर भी जो एडिफोवीर में भी फास्फोराइलेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स ये बेसिकली होते हैं एडिफोवीर, बट ये सेलुलर काइनेज की मदद से एडिफोवीर डाइफास्फेट में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। सेलुलर काइनेज जो है वो बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इंजाइम होता है, इस इंजाइम की मदद से एडिफोवीर डाइफास्फेट में कन्वर्जन होती है। ये बेसिकली फिर जो डिफोविर डाइफास्फेट होता है ये फिर वायरस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, और वहां पे जाके ये इनहिबिट करवा देते हैं सिंथेसिस को, फिर ये टर्मिनेट करवा देता है, ये चेन्स बन रही होती हैं, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन को क्या करवा देता है, प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। एडिफोविर जो है वो एक दफा ही दी जाती है, और रीनली ये जो है वो एक्सक्रीट होती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशंस इसकी बेसिकली होती हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने बताई है, ठीक है। इसमें बेसिकली वो कहते हैं कि जो एडिफोवीर एक ऐसी ड्रग है जो अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है और वो एडिफोवीर ले रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो अगर इसको फौरन से अब्रप्ट विड्रॉ करवा दिया जाएगा तो इसके जो हेपेटाइटिस जो है वो एक्सरबेट हो जाएगा, और वो इतना सीवियर तरह से दोबारा से वो रिकरेंट होगा कि पेशेंट का फिर चांसेस, जो बचने के चांसेस या फिर जो सिवियरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, एज विद अदर एजेंट discontinuation of डिफोवीर में रिजल्ट इन स्वीयर एक्सरबेशन ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। उसमें इसमें फिर डिफरेंट तरह के एडीआरस भी बताए हुए हैं, चूंकि ये ड्रग जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, इस वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है इसमें एक बेसिक एडीआर है। अगर हम क्रोनिकली इस ड्रग को यूज कर रहे हैं, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी की और हम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसको फिर जो है वो कॉशियसली यूज करना चाहिए पेशेंट्स के अंदर, कॉशन के साथ, उन पेशेंट के अंदर जो कि पहले से ही जिनका रीनल डिसफंक्शन है, ठीक है, जो पहले से ही जिनकी किडनी सही तरह काम नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही बात की हुई है कि डिफोवीर भी अभी रिकमेंड नहीं है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करंटली गाइडलाइंस में, क्योंकि इनकी एफिकेसी कम है एज कम्पेयर टू अदर एजेंट। तो अब हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के लिए और डिफरेंट तरह की ड्रग्स आ गई होंगी मार्केट में, जिसमें इंटरफेरोन तो यूज किए जाते होंगे या और डिफरेंट। ओके बच्चे, यहाँ पे हमने एडिफोवीर को एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें मैंने सिंपल यही बोला कि एडिफोवीर जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं, जैसे लेमिवोडिन साइटोसिन एनालॉग्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होते हैं। और ये सेलुलर जो काइनेज होता है बेसिकली, जहाँ पे जिस सेल के अंदर वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है उसी सेल के अंदर बेसिकली सेलुलर काइनेज की मदद से फास्फोराइलेशन होती है, और ये जो ड्रग होती है वहाँ पे एडिफोवीर डाइफास्फेट में कन्वर्ट होकर वायरल डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फिर क्या करता है कि ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है उसको इनहिबिट करता है, और ये वंस डेली दी जाती है ड्रग, और रीनली एक्सक्रीट होती है। और अगर इस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो ये सीवियर एक्सरबेटिक सिम्टम्स भी दे सकती है, और हेपेटाइटिस जो है वो बहुत सीवियर तरह से दोबारा रिकरेंट हो सकता है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसके एडीआरस में आता है, चूंकि ये ड्रग जो है वो रीनली एक्सक्रीट होती है, इस वजह से इस ड्रग को कैशियस कॉशन के साथ जो है वो रीनल डिसफंक्शन पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, और ये करंटली जो है वो मार्केट में ये यूज नहीं की जाती ड्रग, ठीक है। अब अगर 5 मार्क्स का नोट आ जाएगा तो यही चीज अगर लिख दोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
इंटिकावीर की बात करें तो इंटिकावीर भी बेसिकली क्या है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पास पेपर के लिहाज से, बट मे बी आ भी सकती है, ठीक है। तो एंटिकावीर भी गवेनोसिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं। बेसिकली ये ग्वेनोसिन की एक्टिविटी को मिमिक करते हैं, और वहां पे जाके ग्वेनोसिन जो वायरस का ग्वेनोसिन बन रहा होता है उसको बनने नहीं देते, और खुद जाके ग्वेनोसिन फेक ग्वेनोसिन की तरह रिएक्ट करके वहां पे वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जनरली अगर हम देखें तो इसमें कहते हैं कि ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये भी इंट्रासेलुलर फास्फोरिलेशन होती है। अब अगर मैं आप लोगों से इंट्रासेलुलर फास्फोरिलेशन का मतलब पूछूं तो मेरा ख्याल है कि आप सबको इसका मतलब अब तो नहीं भूलेगा। इंट्रासेलुलर फास्फोरिलेशन बेसिकली क्या होता है कि फास्फोरिलेशन इंजाइम्स की मदद से मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट या फिर ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्जन होती है, ठीक है। फिर वो अगर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्जन हो रही है तो वो डिफरेंट तरह से अपना काम करेगा, बाई में कन्वर्जन हो रही है या ट्राई में कन्वर्जन हो रही है तो वो अपना जो एक उनका फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। और वो एट द एंड करते वो क्या है कि वो जो इनहिबिशन कर रहे होते हैं किसकी, वायरस रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी फॉलोइंग इंट्रासेलुलर फास्फोरिलेशन टू ट्राईफॉस्फेट, ये ड्रग जो है वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और ये हमारे पास compete करती है नेचर सब्सट्रेट के साथ, जिसको कहते हैं डीटीपी, ठीक है। इसको मैंने ना मे बी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारे पास इंटिकावीर होती है, ये जो डाई डिऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है उसके साथ compete करती है, जो जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बन रहा होता है, ठीक है। जो कि बेसिकली वायरस का जो हमारे पास डीटीपी होता है उसके साथ ये compete करके तो वहां पे ट्राईफॉस्फेट को ऐड करवा के इनहिबिशन करवा रही होती है, ठीक है। इंडिकावीर जो होती है ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट लेमिवोडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। कोई भी ऐसे स्ट्रेन्स जो कि लेमिवोडिन से रेजिस्ट हो जाते हैं तो उसको उसकी रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए और फिर ट्रीट करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस हम एंटिकावीर को यूज करते हैं, ठीक है। ये भी वंस डेली यूज की जाती है, जो है वो ड्रग यूज की जाती है, ठीक है। ये ड्रग जो है वो प्राइमरली यूरिन के थ्रू अनएक्सक्रीटेडली जो है अनचेंज एक्सक्रीट होती है, ठीक है। और डोज एडजस्टमेंट जो होती है वो रीनल डिसफंक्शन पेशेंट में इसकी रिक्वायर होती है, ठीक है। इसको जो है वो रीनल टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट के अंदर कॉन्कॉमिटेंट यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही रीनल कोई डिसफंक्शन है तो उन पेशेंट के अंदर इंटिकावीर को यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जनरली हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है टॉपिक हेपेटाइटिस बी वायरस का, कि हमने हेपेटाइटिस बी वायरस में सबसे पहले इंटरफेरोन के बारे में पढ़ा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस और एडीआरस, फिर लेमिवोडिन को एक्सप्लेन किया, एडिफोवीर को एक्सप्लेन किया और एंटिकावीर को भी एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हेपेटाइटिस सी। बच्चे हेपेटाइटिस सी मैं थोड़ा सा आपको इसका मैंने बोला था ना कि सिंपल आपको इसका इंट्रो ही आज दूंगी। तो सबसे पहले देखो ये है बेसिकली बच्चों लीवर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते जाना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये है लीवर। हमारे जो भी वायरस इन्फेक्शन काज होती है वो लीवर हिपेटोसाइट को जाके टारगेट करता है, जो वायरस होता है, ठीक है। ये देखो ये है वायरस और ये है लीवर। वायरस क्या करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा सेल के हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट बेसिकली हिपेटिक सेल्स होते हैं ना, वायरस वहां पे जाके अटैच करेगा। अब वायरस जब अटैच करेगा तो वो एंटर हो जाएगा इनसाइड द सेल। इनसाइड सेल जब एंटर होगा तो ये जो वायरस है ये क्या करेगा, हमने पढ़ा कि हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस बी में डीएनए इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आपको याद होगा। जबकि हेपेटाइटिस सी में आरएनए इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखना क्लियरली आपको पता चल जाएगा कैसे। जैसे ही वायरस एंटर हुआ इनसाइड द सेल, इसकी अनकोटिंग हुई। जब ये कोट हो गया तो न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो रिमूव होगी, और उससे क्या हो गया कि आरएनए जो वायरस का होगा वो बाहर निकल आया, ठीक है। क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी में आरएनए इन्वॉल्व होता है इस वजह से ये आरएनए बाहर आया। यहाँ पे फिर आरएनए की आगे ट्रांसलेशन होती है। बच्चे ये जो ट्रांसलेशन होती है ना आरएनए की, यहाँ पे बेसिकली ये जो होस्ट राइबोसोम होता है ना, होस्ट राइबोसोम की मदद से यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही होती है आरएनए की। आरएनए फिर जो अब होस्ट राइबोसोम से ट्रांसलेशन होती है तो वो डिफरेंट तरह की लार्ज पोलीप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। लार्ज पोलीप्रोटीन में कहते हैं कि NS3, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NS3, ठीक है। फिर NS4A, फिर NS5A, ये पोलीप्रोटीन्स है बच इनके नाम है, ठीक है। और NS5B,
ठीक है। इन पोलीप्रोटीन्स में बेसिकली फिर ये जो आरएनए ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं यही बेसिक फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं और ये आगे से फिर वायरस की असेंबली, कुछ जो है वो असेंबली बना रही होती हैं, कुछ रेप्लिकेशन करवा रही होती हैं, कुछ जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बना रही होती हैं और कुछ जनरली जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स बना रही होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपने पहले देखा कि वायरस एंटर हुआ, वायरस की अनकोटिंग हुई, आरएनए रिलीज हुआ, आरएनए से जो है आरएनए ने क्या किया कि होस्ट जो राइबोसोम मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया और ट्रांसलेशन कर दी जो आरएनए की है वो पोलीप्रोटीन्स के अंदर। डिफरेंट तरह की पोलीप्रोटीन्स फिर आगे हमने पढ़ी। इसमें फिर ये जो पोलीप्रोटीन्स होती है ना, अब ये जो पोलीप्रोटीन्स होती है ना, यहाँ पे आप ये मार्कर में देखो कि लिखा हुआ है NS3 by NS4A प्रोटीएज। ये बेसिकली प्रोटीएज लफ्ज से पता चल रहा है कि ये एक एंजाइम है। ये जो NS3 by NS4 प्रोटीएज एंजाइम है, इस एंजाइम की मदद से फिर ये जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं ये आगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। जब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होती हैं तो फिर ये डिफरेंट तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और जब देखो ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी तो कुछ जो है वो वायरस को रेप्लिकेट करवा रही होंगी, कुछ उसकी असेंबली को इंक्रीज करवा रही होंगी, कुछ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए बना रही होंगी और कुछ जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इंक्रीज करवा रही होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक तो हमने ये पढ़ लिया कि हेपेटाइटिस बी में एक तो सिंपली ये वाला मैकेनिज्म आता है ना जो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है। ये आपने इधर तक रखना है याद। अब एक और मैकेनिज्म है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में हम एक ड्रग पढ़ते हैं राइबावायरिन को। ठीक है। रिबावायरिन को हम लोग वैसे तो रिबावायरिन जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज की जाती है और उसमें उसका डिफरेंट तरह से मैकेनिज्म है। बट अगर ये ड्रग ही हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाएगी तो राइबावायरिन बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे देखो इससे इधर ही जो इंट्रासेलुलर क्या हो रहा होता है कि जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं ना, इनोसिन 5 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो इनोसिन 5 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं ना ये बेसिकली ग्वेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे होते हैं। ये जो ग्वेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना ये भी बेसिकली आगे इन रिटर्न आरएनए और फिर आरएनए से रेप्लिकेशन वायरल रेप्लिकेशन करवा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब राइबावायरिन देते हैं तो राइबावायरिन क्या करती है कि वो फास्फोरिलेट हो जाती है, ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट होकर वो इनोसिन को आगे ग्वेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट ही नहीं होने देती। तो यहाँ पे भी एक ये वाला भी इसका है। यहाँ पे आप साइड पे एक चीज देख रहे होगे कि ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या चीज है। इसका मतलब ये है कि ये तो एक जनरली मैं आपको ब्लॉकेज भी साथ साथ ही मतलब इनहिबिटर्स भी बता रही हूँ कि हम कौन सी ड्रग देंगे और किस तरह काम होगा। बट अगर ये सारा मैकेनिज्म जनरली चल रहा है ना, रेप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ से रेप्लिकेट होके जो हमारे पास दोबारा से वही कॉपीज बन के तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा नया वायरस। ठीक है। सेल को एपोप्टोसिस होगी। बेसिकली बच्चों होता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ना सिंपली ये सेल होता है, इसके अंदर ना वायरस एंटर होता है, फिर जब एंटर होके ना यहाँ पे वो रेप्लिकेशन करवा रहा होता है। ठीक है। रेप्लिकेशन करवाने के बाद ना वो एपोप्टोसिस करवाता है। ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ करवाएगा तो वो जो सेल होगा उसको डिस्ट्रॉय करके जो नया वायरस बनेगा उसको रिलीज करवा देगा। ठीक है। तो जनरली ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा पढ़ लें, ये तो मैकेनिज्म हमने पढ़ा। अब देखो कि प्रोटीएज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं। अब हम डिफरेंट तरह के ड्रग्स देंगे ना, हम कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर्स दे देंगे ताकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स ना बन सकें। हम कुछ इनहिबिटर दे देंगे NS5 के, कुछ इनहिबिटर्स दे देंगे NS जो है 5A के और कुछ 5B के दे देंगे और कुछ जो है वो हम राइबावायरिन एज अ ड्रग दे देंगे ताकि वो ये इनहिबिट कर दें। यहाँ पे अगर प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स में इसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो प्रेविर के नाम पे आती हैं। ठीक है। प्रेविर उनके लास्ट पे प्रेविर आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेविर के नाम पे आती हैं तो सेमवी प्रेविर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली आ जाती है ये पेविट्रा प्रेविर आ जाती है। ये आप लोग ना इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, शायद इधर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है। ग्लीका प्रेविर आ जाती है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या करती है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं होने देती यहाँ पे ऐसे ही।
तो अगर आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतने अच्छे तरीके से इसको अगर इसी तरह ही डायग्राम बना के और एक्सप्लेन कर दो ना, तो फिर इसको आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बना के नीचे लिखो कि ये प्रेविर है, ये इस तरह इनको इनहिबिट करता है, इसमें मतलब ये ड्रग्स ये हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे जब इनहिबिट करेंगी तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन में आगे कन्वर्जन नहीं होगी। इसी तरह NH5A इनहिबिटर्स जो होती हैं ये NH5A बेसिकली, तो NH5A इनहिबिटर्स में जो है ना एजविर के नाम पे लास्ट पे एजविर आता है, जैसे लेडिपेजविर आ गया, वेलेप्टाजविर आ गया और डेक्लाटेजविर आ गया। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये RNA रेप्लिकेशन और वायरल असेंबली जो है इन दोनों को इंक्रीज करवा रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास NH5B है, NH5B की बात करें तो ये इनके लास्ट पे बुवीर आता है। ठीक है, बुवीर, जैसे सोप्सोबोवीर आ जाता है और डेसाबोवीर आ जाता है। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास ज्यादा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ज्यादा इंक्रीज करवा रही होती हैं। ठीक है, और अगर मतलब इनहिबिट करवा रही होती हैं, अगर ये ड्रग्स हम देंगे तो ये इनहिबिट करवा देंगे, और अगर हम ये NH5A वाली ड्रग्स देंगे तो ये इसको इनहिबिट करवा देंगे, RNA रेप्लिकेशन और वायरल असेंबली। सॉरी, मैंने पहले शायद ये बोला हो कि RNA रेप्लिकेशन और वायरल असेंबली को इंक्रीज करवाती है, इंक्रीज नहीं करवाती, ये इनहिबिट करवाती है। ठीक है, ये तो जनरली हमने एक मैकेनिज्म बताया ना कि वैसे NH5A RNA रेप्लिकेशन और वायरल असेंबली के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब ये ड्रग्स दे दी जाएंगी तो ये इनहिबिट कर देंगी इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हेपेटाइटिस का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको इसी को ही ना मैंने एक्सप्लेनेशन के लिहाज से एक लाइनों में अगर आपने लिखना हो तो आप किस तरह लिख सकते हो कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो जब एंटर होता है हिपेटोसाइट्स के अंदर तो वो अनकोट होता है, अनकोट होने के बाद वो रिलीज होता है और वो पॉजिटिव जो RNA होता है ना उसको रिलीज करवाता है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को। ठीक है, अब ये जो RNA होता है ये लार्ज पॉलीप्रोटीन्स में ट्रांसलेट हो जाता है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ये जो पॉलीप्रोटीन्स होती हैं ये क्लीव्ड हो जाती हैं NH3/NH4A प्रोटीएज की मदद से स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में। ठीक है, ये जनरली वही चीजें हैं जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं, वही ये वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो NH5 उसके बाद कहते हैं कि ये जो NH5 हमारे पास हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए वायरस रेप्लिकेशन को। ठीक है, और असेंबली को। उसके बाद NH5B की हम बात करें तो ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की सिंथेसिस को बेसिकली क्या करवा रहा होता है, इंक्रीज करवा रहा होता है। ये जनरली वही चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक और जो एक था वो था इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें हमने राइबावायरिन ड्रग के बारे में पढ़ा था। तो ये जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होती है ना, ये बेसिकली क्या करती है, ये होस्ट एंजाइम के अंदर मतलब ये क्या करती है, ये कन्वर्ट करवाती है इनोसिन मोनोफॉस्फेट को ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और ये ग्वेनोसिन न्यूक्लियोसाइड की इंक्रीज करवाती है प्रोडक्शन को, जैसे GMP GDP और GTP को इंक्रीज करवाती है। अब हम जब कोई भी ड्रग देंगे तो वो क्या करेगी, जैसे राइबावायरिन को देंगे तो राइबावायरिन इसको इनहिबिट कर देगी, इस एंजाइम होस्ट एंजाइम को। जब होस्ट एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्जन नहीं होगी, तो इनहिबिशन ऑफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिक्रीजेस GTP सिंथेसिस और रिड्यूस कर देता है वायरस रेप्लिकेशन को। तो जब आप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करोगे तो ये छोटा सा पैराग्राफ भी साथ लिख देना, तो आपके जो पॉइंट्स आपने किए होंगे वो साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ आ रही है बच्चों आपको? अब बच्चों ये थोड़ा सा ना मैंने मे बी आप लोगों को सही नजर आए या ना आए, ये मैंने थोड़ा सा लिया था, ये बुक के ऊपर ना एक एक ही इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, तो इसको मैंने इस तरह किया था कि इसको थोड़ा सा वो करने के लिए कि आप लोगों को के लिए इजी हो जाए, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे ये सही तरह दिख नहीं रहा। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कल कर लेंगे, ताकि मैं कल ही आपको ये वाला टॉपिक जो है ना इसको मैं प्रॉपर अपने ही नोट्स बना के फिर आपको ठीक है, यहाँ पे हमने एंड की ये क्लास, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर दोबारा कर दूंगी अगर कोई भी मसला हुआ।